1800 के 1800 तो बहुत, हम है ना सिर्फ डाल्टन की कहानी से शुरू कर लेते हैं। एक्चुअल में जो एटम्स की कहानी है बच्चा, वो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर ने 400 बीसी में शुरू कर दी थी। और उनका कहना था कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। उन्होंने कहा था कि जितना भी हमारे पास मैटर है, जो भी चीजें आसपास में दिख रही है, मैं दिख रही हूँ, चेयर दिख रही है, टेबल दिख रही है, आप हो, फ्रिज है, टीवी है, जो भी कुछ है आसपास में, हर चीज को उन्होंने मैटर की कैटेगरी में रख दिया था। क्या होते हैं मैटर, आप सब जानते हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, है ना, और जिसमें हम फीलिंग्स को, सेंसेशंस को, इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हर चीज मतलब जिसको अपनी जगह चाहिए, जिसका अपना वॉल्यूम है, जिसका अपना मास है, उसको हमने मैटर में इंक्लूड कर दिया। अब ये जो मैटर्स थे, ये किससे, कौन सी वो छोटी से छोटी चीज है जिससे मिलकर कोई मैटर बना है, तो उसी का नाम जो है एटम दे दिया। और ये 400 बीसी में, ठीक है, 400 ईसा पूर्व जो है ये बात कही गई थी। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स थे, उनके हिसाब से एटम से मिलकर सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। सो ये जो है स्टोरी चली बच्चों, और ये स्टोरी जब चली तो ये एटम वर्ड ये कहां से आया, तो इस एटम वर्ड का भी मतलब वही था। एटोमियो का मतलब था, ठीक है, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको काटा ना जा सके, अनकटेबल, ओके, अनडिस्ट्रक्टेबल, अनकटेबल, ये मतलब होता है एटोमियो वर्ड का, ओके। और इसी एटोमियो वर्ड से एटम को लिया गया। और इन्होंने कहा कि एटम को ना आप ब्रेक कर सकते हैं, ना ही आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम आपके पास एक ऐसी चीज है, ठीक है, छोटी से छोटी चीज है, जिसको ना आप तोड़ सकते हो, जिसको ना आप जो है फर्दर डिवाइड कर सकते हो, जिसको ना आप खत्म कर सकते हो। ये सारी बातें एटम के बारे में जो है स्टोरी बच्चों यहाँ से कही गई। तो ये आइडियाज जो थे, स्पेकुलेशंस थी, लोगों ने अपनी जो है बातें बताई, है ना, कि बस जो जिसके मन में आया, जिसको जो लगा, होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारा इंस्टिंक्ट है, हमारा अंदेशा है। तो ये सिर्फ उस वक्त जो है अंदेशे लगाए जा रहे थे और कुछ नहीं था। देयर वाज, है ना, देयर वाज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये जो है उन्होंने आइडियाज अपने प्रपोज कर दिए और उन आइडियाज को हम मानते रहे। ना सिर्फ मानते रहे, ये आइडियाज एक बहुत लंबे वक्त तक डोरमेंट तरीके से चलते रहे। मतलब डोरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को आंख बंद करके मान लेना, अंधविश्वास टाइप की चीज है ना, बहुत लंबे वक्त तक चलती रही। जैसे कि आपके यहाँ पे होगा, सबकी जगह पे, है ना, कि कोई ना कोई बाबा होंगे, बहुत प्रसिद्धि सीधी बाबा है, उन्होंने एक आधी बार कोई बात गलती से उनकी सही निकल गई, तो हम सब मान लेते हैं कि वही सर्वज्ञाता है। और पता नहीं फिर कितनी पुश्तें उन बाबा को पूजती चली जाती कि बाबा जी ने ये बता दिया, बाबा जी की जय हो, है ना। तो ये वही सेम कहानी थी। ये लोग आए, अपने आइडियाज दिए और इनको बाबा मान लिया गया, और इन्होंने जो कह दिया वो सब बहुत ही बढ़िया है। जो इन्होंने बता दिया एटम के बारे में, वही मानकर चल रही थी पीढ़ियां, ओके। उसके बाद एक बहुत समय के बाद 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में आए एक ब्रिटिश स्कूल टीचर, जिनको हम सब जानते हैं डाल्टन, है ना। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी 1808 में, और डाल्टन ने इस एटम के बारे में, अपनी थ्योरी में एटम के बारे में बताया। उनकी थ्योरी को हम एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या कुछ चीजें थी जो डाल्टन ने एक्सप्लेन की, तो डाल्टन कहता है, ठीक है, इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, जिसको कल मैं जो है स्टार्ट हो रहा है, कल आप सबको भी पता होगा, जैसे कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है नीट के लिए हमारा कोर्स, ठीक है, बैच, शिखर बैच, ओके, जो कि नीट बाय प्रापजीत यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर कल दोपहर 12 बजे जो पहली क्लास होगी उस बैच में, वो मेरी होगी केमिस्ट्री की, जिसमें मैं वहां पर लेकर आऊंगी आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। तो नीट वालों का तो आपको पता ही है कि बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है चीजें आती है, और उन बच्चों का बहुत रोना रहता है एनसीईआरटी को लेकर। तो मैं वहां पर बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही चैप्टर कराऊंगी। और मुझे मेरे ये सुनने में आया कि आप लोग भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही पढ़ना चाहते हैं ना, सो आई विल मेक श्योर कि आपको भी चीजें वैसे ही मिले। तो अगर किसी बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ना है, ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पे नाम आया है लॉस के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमें कहता है कि मैटर और एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हो गई, ए और बी ने मिलकर कुछ सी और डी बना दिया, तो जितने ए और बी मिले थे हमें, उतने ही सी और डी मिलेंगे, ओके बच्चों, ठीक है, ना ज्यादा मिलेंगे ना कम मिलेंगे। हाँ, कन्वर्जन हो सकता है कि इस तरफ जो है हमारा कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हो सकता है उस तरफ प्रोडक्ट में हमें मास कम मिल रहा हो, लेकिन उसके साथ हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, है ना, गर्मी मिलेगी उसके साथ हमें। तो ये सारे जो लॉज है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो कल उस वाले पर्टिकुलर चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगी नीट बाय प्रापजीत यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी को पढ़ना है तो आप लोग आ सकते हैं,
तो ये सारे लॉज जो थे बच्चा, इन सारे लॉज का एक्सप्लेनेशन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में दिया। ये लॉज जो है ये पहले इनके बारे में बातें हो चुकी थी। ये लॉज अलग अलग इंसान ने दिए थे। कोई लेवोजियर ने दिया था, ठीक है, कोई डाल्टन ने दिया था, ठीक है, किसी को गे लुसाक ने दिया था, ठीक है, किसी लॉ को जो है हमें किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमारे पास 4-5 लॉज है, तो जो कि अलग अलग बंदे ने अलग अलग बातें कही थी। तो उन सारे है ना डाल्टन की थ्योरी, डाल्टन को इतना पूजा क्यों जाता है, डाल्टन को लेकर हम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं, है ना, व्हाई वी ऑलवेज स्टार्ट एटम चैप्टर विद डाल्टन की थ्योरी, क्यों है ऐसी कहानी? इसलिए है कि जैसे मेंडलीव की स्टोरी थी वहां पर ऐसे ही डाल्टन की है कि डाल्टन ने भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी में, इसीलिए हम उनको इतना पूजते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी थ्योरी को हमेशा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को टीचर्स डाल्टन की थ्योरी से ही शुरू करते हैं। तो उन्होंने क्या चीजें एक्सप्लेन की थी, तो उन्होंने ये सारे लॉज एक्सप्लेन किए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब आपकी रिएक्शंस होंगी तो वहां पर कौन से लॉज है, कौन से नियमों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन की थी। ओके बच्चों, अब अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो लॉज के बारे में नहीं है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या है ये लॉज, ठीक है। अभी फिलहाल जो है डाल्टन की थ्योरी पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो डाल्टन ने बच्चा अपनी थ्योरी में सारे लॉज को एक्सप्लेन किया, चाहे वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था, चाहे वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लेकिन वो एक चीज एक्सप्लेन करना जो है नहीं कर पाया, और वो नहीं कर पाया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को एक्सप्लेन। बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे इस डायरेक्शन में, ठीक है, सब अपना ज्ञान चला रहे थे, सब अपनी अपनी लैब में छुपके से लगे हुए थे कि मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा। और इसी सब में जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो आपको जो चीजें पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऊपर से उतरा, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपको हमने उसकी ऑब्जर्वेशन दिखा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद एट द एंड जो कंक्लूजन निकलता है। अब बच्चों को अगर सबकी कहानी बताने लग जाए तो बच्चे तो बेचारे किस किस की कहानी सुनेंगे ना। तो फिर क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सारे लोगों ने काम किया, अब किसका काम बहुत बढ़िया रहा, किसने जो है थोड़ा हमारे काम की चीजें बताई, हम सिर्फ उनका नाम आपको बताते और डायरेक्ट उनका काम आपको बताते कि उन्होंने ये चीजें बताई। अब उसके पीछे बहुत सारे लोग और लगे हुए थे, और भी काम हुए थे, ठीक है, उनके बारे में जो है गाथा बखान हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डाल्टन जी ने इनको तो एक्सप्लेन कर दिया, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स ने लॉज दिए थे उनका एक्सप्लेनेशन डाल्टन ने बहुत बढ़िया दिया, लेकिन डाल्टन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि बचपन में आप सबने खेला होगा, ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में खेला है या नहीं खेला, मैंने तो खेला है। तो जब हम छोटे होते थे, मतलब स्कूल में होते थे, उतने छोटे भी नहीं, 4th 5th है ना, 6th 7th के बच्चे, तो हम खेलते थे, पता नहीं अब आज की जनरेशन खेलती है नहीं खेलती है। तो हम क्या करते थे कि चेयर पे बिठाते थे अपने एक फ्रेंड को, और दूसरा फ्रेंड जो है वहां पर है ना किसी कपड़े से मारता था, ठीक है। उसके बाद फिर हम किसी थर्ड पर्सन को बोलते थे, जैसे कोई मम्मी या कोई भी वहां से गुजरता था, कि आप एक बार इसको टच करना। तो जब वो टच करती थी तो वहां पे क्या आता था, करंट लगता था। ऐसे गेम्स हम बचपन में खेलते थे। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन डाल्टन की थ्योरी के पास नहीं था, ठीक है। पत्थर को पत्थर से रगड़ कर जो है आग उत्पन्न हो गई, डाल्टन उसको नहीं बता सकता था। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कि सब्सटेंसेस होते हैं ग्लास और रिबोनाइट, जब उनको हम सिल्क और फर के साथ रब करते हैं तो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी है ना क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। कंबल में कभी जब आप रात को सोते हैं तो जो आपके ब्लैंकेट्स होते हैं, किल्ट्स होते हैं, उनमें कभी देखा करो, ठीक है, वो कैसे होते हैं। कई बार आपको नजर आएगा कि जैसे आप कॉन्स्टेंटली रब करते हो तो वहां पे बहुत चमकीला, ऐसा लगता है जैसे तारे चमक रहे हो अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन डाल्टन नहीं दे पाया। तो इस यूनिट में इन्हीं ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तो हम इसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि किसने कब आकर क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो है क्या ऑब्जर्वेशन बताई, क्या कंक्लूजन बताई, किस तरीके से हम जो आज जो पढ़ते हैं एटम के बारे में कहानी, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कितने लोग बीच में आए, कैसे सीरीज बनती गई। आज जो हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, आज हम जानते हैं NLMS के बारे में, आज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये कितने नंबर ऑफ स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं।
कितने प्राणी थे इससे पहले जो अपनी अपनी गाथा बखान कहानी एक्सपेरिमेंट्स को करते गए, और फिर ये हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर बेसिकली उन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसी में हमारे पास जो सबसे पहले, तो ये जो चैप्टर है तो ये एंड ऑफ 19th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनके बारे में बात करता है। बेसिकली ये चैप्टर आपको बताएगा कि आपका जो एटम है, जो अभी तक कहानी पढ़ते आ रहे थे, जिसको आंख बंद कर कर मूर्खों की तरह मान लिया गया था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो सारी बातें गलत थी। एटम सबसे छोटा नहीं होता है, ठीक है, ये चीजें एक्सपेरिमेंटली बाद में प्रूव हुई। एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है मैम बहुत सारे होते हैं, हाँ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो 3 का होता है। और आपको भी अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए उन 3 का ही ज्ञान जरूरी है। अगर किसी को और ज्यादा का हो तो वो प्लीज पेपर में नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आएगा वो 3 से ही आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम जानते हैं हमारे एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इनकी खोज कैसे हुई, कैसे हम लोग पहुंचे यहाँ तक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था डाल्टन से, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये चैप्टर आपका यहां से शुरू होता है कि जब शुरुआत होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है बच्चा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके लिए किए गए। तो जो सबसे है ना ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने हमें बताया बेसिकली इसके बारे में, वो था जब करंट पास किया गया गैसेज से। अब बहुत सारी चीजें होते हैं ना, आप लोगों को है ना पागलखाने में लोगों को देखा होगा, ट्रीट करने के लिए करंट लगाते हैं। बहुत जो है मतलब एक होता है ना भयंकर वाले क्रिमिनल, अब नहीं बताते हैं, ठीक है, तो उनको 3rd डिग्री देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, नहीं बताते, एट लास्ट उनको टॉर्चर करने के लिए क्या करते हैं, उनको करंट लगाते हैं। तो जब करंट लगाते हैं तो अच्छे अच्छे बोल जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जब करंट लगाया गया ना, जो हमारी जो गैसेज थी, अब गैसेज क्या है, मैटर ही तो है, तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। अब अभी तक चीजें चल रही थी कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम सबसे छोटा है, एटम को हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन जब करंट लगाया गया ना, तो ये एटम्स भी बोल पड़े, ठीक है, और कैसे बोल पड़े, तो ये एटम्स भी टूट गए। ओके, कितना ही बड़ा टेररिस्ट हो, जब बढ़िया है ना ढंग की 3rd डिग्री दी जाती है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। तो ये बेचारे, इनकी क्या ही औकात थी, है ना, तो ये भी टूट गए। कैसे टूटे, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया गया बच्चा गैसेज से, गैसेज के को करंट पास किया गया हाई वोल्टेज पर, लो प्रेशर पर, एक गैस को जो है, एक गैस के अंदर से बच्चा जब हमने करंट पास किया, जब उसको आयनाइज किया, तो यहां पर जो है हमारी डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने हमें बताया किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब जब भी हम ये चीजें पढ़ेंगे तो हमें एक अपना बेसिक रूल याद रखना है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये मेरे हिसाब से तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बचपन से जब से साइंस की किताब खोली है तब से पढ़ रहे हो। 2 अपोजिट इंसानों की शादी हो जाती है ना, जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है ना, सही बोलती हूँ ना मैं, तो अपोजिट्स जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1830 में माइकल फैराडे ने किया था बच्चा एक एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को पास कर दिया एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट से। ओके, तो एक इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट है। ओके, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट नाम आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई लिक्विड है, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, मतलब उसके अंदर आयंस का होना मस्ट है। कोई आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन वो स्टेट उसकी क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए। सो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से जब बिजली पास की फैराडे ने 1830 में, तो केमिकल रिएक्शंस हुई इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनकी कहानी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर है ना, आपको इतना तो नॉर्मल चीजें आपको पता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से हम करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन होती है। हमारे पास कैथोड होता है, हमारे पास एनोड होता है, ऊपर हमारी बैटरी होती है जिससे वो कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके का कुछ सेटअप होता है बच्चों, प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है, ऐसे हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनको बहुत डिटेल में समझाऊंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और नीचे हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ऐसा सेटअप लेते हैं।
यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं हम पतली पतली डंडी ले लेते, क्यों इतने मोटे मोटे जो है हमने यहाँ पे रॉड ली है इलेक्ट्रोड्स को, क्योंकि उनका काम है सरफेस प्रोवाइड करना फॉर द रिएक्शन, और सरफेस प्रोवाइड करने के लिए सरफेस होनी भी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये मोटे मोटे डंडे लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स की जगह पर। और ये अंदर वाले सर्किट को बाहर से जोड़ने के लिए तार के माध्यम से बैटरी से जोड़ते हैं। इसका जो चार्ज है वो इधर आ जाता है, इसका जो चार्ज है वो इधर आ जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पे फैराडे जी ने और कौन सी कहानी कही, फैराडे जी ने कहा कि मान लो Na प्लस NaCl ही है लिक्विड फॉर्म में, अब ये जो पॉजिटिव वाला है तो वो अपोजिट्स वाली कहानी, ये इधर जाएगा, और जो आपका Cl माइनस है वो बेटा कहां जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और रेस्पेक्टिव रिएक्शंस होंगी, ठीक है। अब वहां पर है ना जो आपका नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा, ठीक है, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो रिडक्शन हो जाएगा इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, और इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसको एनोड कहेंगे, उसको कैथोड कहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट, अभी उस एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में नहीं जाना, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। अभी यहां पर बात करते हैं, जितना जरूरी है मैंने आपको बता दिया। तो बच्चा इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से जब करंट पास किया गया तो केमिकल रिएक्शंस हुई इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, जिसकी वजह से लिबरेशन और डिपोजिशन ऑफ मैटर देखने को मिला इलेक्ट्रोड्स का। जैसे कि अब मैटर का लिबरेशन और डिपोजिशन, मतलब मैटर जो है वहां पर निकला भी और डिपॉजिट भी हुआ। अब ये क्या स्टोरी थी कि मैम मैटर निकल भी गया और जो है जमा भी हो गया, ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि जो आपका Na+ था यहाँ पर, ठीक है, जब बच्चा आपका Na+ इधर गया इस इलेक्ट्रॉन के पास, है ना, आपका वहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो Na+ ने वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन किया और सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जो आपकी Cl- थी उधर गई और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गई। और बेसिकली क्या हुई, जो क्लोरीन गैस थी वो यहां से टाटा बाय बाय कर गई इस इलेक्ट्रोड से, और जो सोडियम था बेचारा वो टाटा बाय बाय नहीं कर सकता था क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए वो यहाँ पे जमना शुरू हो गया। इसीलिए ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है, लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर। लिबरेशन का मतलब है जो उड़ गया, ठीक है, बन के, जैसे कि क्लोरीन जैसे लोग, और डिपोजिशन का मतलब है जो उड़ नहीं सकते थे, जो वहां पर जमा हो गए, जैसे कि सोडियम जैसे। तो ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रो में पढ़ाई जाएगी। तो इन वाले ये जो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैटर का जो है नया मैटर आपके पास कुछ बना, जो कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपको जैसे इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया इस तरीके से वो आया। तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो थे, इनके जो रिजल्ट्स थे, इन्हीं ने बच्चा पर्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि हमारी जो बिजली है वो पार्टिकल जैसा नेचर दिखाती है। इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज प्रूव की कि हमारी लाइट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है। अब इस सीरीज में बात आती है आगे, तो 1850 के बीच के जो समय में बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, मतलब उसमें जो मेन नाम लिया जाता है वो फैराडे का लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को पास किया पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब से। अब सवाल आता है मैम व्हाट इज पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब? तो पार्शियल का मतलब होता है आधा, ठीक है, और इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है, तो खाली, है ना, जिसका ठन ठन गोपाल कुछ ना हो। तो पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, तो बेटा ऐसी ट्यूब्स थी जो कि क्या थी, आधी खाली थी, है ना, आधी खाली थी। तो ऐसी ट्यूब्स के अंदर फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया, मतलब करंट लगाया। क्या किया, करंट लगाया। और इनको क्या कहते हैं, इनको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है, एक ग्लास की जो है एक ट्यूब है, ओके, और कुछ नहीं है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं टू मेंटेन द प्रेशर, है ना, उसके अंदर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ताकि उसके अंदर एयर का कोई कंपोनेंट ना रह जाए और वो खाली रहे, ठीक है, बस ये है, उसी को ही कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कह दिया गया है। तो ये ग्लास की बनी हुई होती है, जिसमें बेटा दो पतले पतले पीसेस मेटल के होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है उस गैस से, ठीक है, उस गैस से जो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, उसको किस कंडीशन पर किया गया, तो बहुत ही कम प्रेशर पर किया गया और बहुत हाई वोल्टेज पर किया गया। मतलब उसके ऊपर दबाव उतना नहीं बनाया, उस गैस पर दबाव नहीं बनाया, उसको कहा कि तू फ्रीली घूम, है ना, दबाव बनाएंगे तुम उसको, वो पास पास आ जाएगी, गैस की तो प्रॉपर्टी है ना, पास पास आ जाएगी, प्रेशराइज करेंगे, उसको कहा कि तू फ्रीली घूम। पता है क्या किया, जैसे कई बार मूवीज में नहीं देखते कि किसी को कहते हैं चल जोक सुना, है ना, कोई पकड़ लिया, ठीक है, उसको कहते हैं चल जोक सुना। पुलिस ऑफिसर बहुत ट्राई करते हैं ना, एनकाउंटर वगैरह करने होते हैं, जोक सुनाओ। अब वो बंदा जब अपने जोक के फ्लो में चला जाता है कि चलो सर सुनाता हूँ, है ना, उसको लगता है कि हाँ ये तो बढ़िया मजे वाले मूड में है, और
और वो जैसे ही अपने जोक के फ्लो में चला जाता है तभी उसका एकदम टाइट फिश, है ना। तो ये ऐसा ही किया, इनके साथ बेचारी के साथ ऐसा ही हुआ। इन गैसेस को लो प्रेशर पर रखा गया, मतलब इनको फ्री रखा गया कि तुम उड़ो, ठीक है, तुम जैसे हो वैसे रहो, लेकिन उसी लो प्रेशर पर बहुत हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा करंट जो है इनको बेचारियों को लगा दिया। मतलब उड़ने की आजादी दी लेकिन करंट उतना लगा दिया इनको हाई वोल्टेज पर। अब प्रेशर जो था, प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस, अब अलग अलग गैस का प्रेशर एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, इनका इवैक्यूएशन किया जाता है इन ग्लास ट्यूब्स का। इन ग्लास ट्यूब्स को खाली किया जाता है ताकि उस प्रेशर को हम एडजस्ट कर सके। अलग अलग गैस के लिए हमें अलग अलग प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हम इलेक्ट्रोड्स पर लगाते हैं तो करंट बच्चा जो है फ्लो करना शुरू कर देता है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। किस फॉर्म में करंट फ्लो करना शुरू करता है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे, ठीक है, इसको कहेंगे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो करंट जो है ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, है ना, ऐसे झुंड पार्टिकल्स का, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो है एक तरफ से एक इलेक्ट्रोड से दूसरी की तरफ जाने लगती है जब आप क्या करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके, अब वो कहां से कहां जाने लगती है? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर, ठीक है, ट्यूब के अंदर, अभी मैं दिखाऊंगी आपको उसका डायग्राम कैसा होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये पार्टिकल्स ट्रैवल करने लगते हैं। देखो बेटा इधर आ जाओ, तो ये एक कांच की नली है, ठीक है, देख पा रहे हो इसको, ये अंदर से आधी खाली है और इसके अंदर गैस भरी गई, ठीक है, आधी खाली थी फिर गैस डाली गई। इसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि एयर का कोई कंपोनेंट उसके अंदर ना रह जाए। एयर का कंपोनेंट होगा तो एयर के अंदर तो और बहुत सारी गैसेस है, तो जो गैस हमें स्टडी करनी है फिर हम उस गैस को कैसे स्टडी कर पाएंगे ना, तो एयर उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको वैक्यूम पंप से जोड़ा गया है। हाई वोल्टेज यहाँ बैटरी के माध्यम से लगाई गई। इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है जो नीले रंग का आपको नजर आ रहा था, ये नेगेटिव है, और इधर वाला बच्चा कैसा है? इधर वाला पॉजिटिव है। अब जब बहुत हाई वोल्टेज, मतलब इसके अंदर जो गैस थी उसको उड़ने की आजादी दी, उसको लो प्रेशर पे रखा गया, और लो प्रेशर पर जब बेटा उसके अंदर लो प्रेशर पर जब उसको हाई वोल्टेज दी गई तो क्या हुआ? यहां से बहुत सारे, ठीक है, अब करंट पास किया गया तो बहुत सारे पार्टिकल्स, यहां से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ने ट्रैवल किया और इस तरफ गई। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ने ट्रैवल किया, इस तरफ गई। अब सवाल आया कि मैम हमें तो ये दिखते नहीं है, ठीक है, अब ये एटम है, इलेक्ट्रॉन है, XYZ जो भी है, ये नए प्राणी जो भी आएंगे, अब हम तो एटम को ही नहीं देख पाते तो इनको कहां से देख पाएंगे? अब जो गैस है हमारी वो है ना, उसको करंट दिया गया वो टूट गई, करंट दिया गया वो टूट गई, तो बेटा जो गैस थी अंदर जब वो आयनाइज हुई होगी तो उसने क्या किया होगा? मान लो आपके पास कोई भी XYZ गैस है, मान लो Cl2 है बेटा, अब Cl2 में आपने करंट डाला, क्या हुआ होगा? उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और साथ में क्या बना होगा? Cl2+ बना होगा। ओके, ऐसा ही हुआ होगा। तो एक वहां पर गैस का पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ, ठीक है, पॉजिटिव गैस पार्टिकल क्रिएट हुआ, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन झुंड बनाकर इधर से इधर चलते हैं, लेकिन अब ये हमें दिखते नहीं, और साइंटिस्ट लोगों को भी इस चीज का पता था कि वो हमें दिखेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। और वो जुगाड़ क्या लगाया? उन्होंने जुगाड़ लगाया कि हम क्या करते हैं, हमारा जो इधर वाला, जो ये देखो इधर हमारा जो इधर वाला इलेक्ट्रोड है, अब मान लो बेटा कोई आ रहा है बेचारा आगे से, वो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊं लंबी चौड़ी ऐसे यूं करके, तो वो बेचारा सामने से आएगा, मुझे देख के वहीं रुक जाएगा, है ना, जा नहीं पाएगा। तो फिर क्या किया, जो इधर वाला इलेक्ट्रोड था उसको परफोरेटेड बनाया। परफोरेटेड का मतलब उसके अंदर होल्स किए, जैसे छलनी होती है ना, चाय छानते ना घर में, तो वो परफोरेटेड है, तो छलनी के जैसा बनाया इस वाले इलेक्ट्रोड को, ताकि अगर यहां से कोई आता है तो वो इधर से पास ऑन हो सके। अब पास होने के बाद उसको क्या किया, यहां पर पीछे इस नली में एक ऐसा, है ना, क्या लगाया गया, फोस्फोरेसेंट मटेरियल लगाया गया। फोस्फोरेसेंट मटेरियल होते हैं वो मटेरियल जो कि बहुत चमकीला होता है, तो एक चमकीला ZnS की जो है यहां पर कोटिंग की गई। ZnS जो है बच्चा, ZnS जिंक सल्फाइड की यहां पर कोटिंग की गई, और जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई और इधर से वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आए, और यहां पर आकर बच्चा क्या हुआ, जब वो, है ना, इसके अंदर हमने होल्स कर दिए इस इलेक्ट्रोड के अंदर, जब वो आए इसको पास किया तो यहां जाकर अलग अलग जगह पर स्ट्राइक करने लगे। यहां जाकर अलग अलग जगह पर आपको क्या नजर आने लगे, ऐसे टिमटिम तारे चमकने लगे। तो ये जो टिमटिम तारे चमके,
इन्होंने इनसे अंदाजा लगाया साइंटिस्ट लोगों ने कि कुछ तो हुआ है ना, कि कुछ तो हुआ। यहाँ पर जो बीच में गैस थी, हमने तो कह दिया कि वो सबसे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल एटम से मिलकर बनी है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई, ठीक है, कुछ तो आया इधर से। और जो ये जो जिसको हमने छलनी जैसा बना दिया इलेक्ट्रोड को, इस हमारी एनोड के अंदर से निकलकर, ये वाली एनोड वाले इलेक्ट्रोड से निकलकर और यहां टकराया। इसीलिए उस फ्लोरेसेंट कोटिंग ZNS प्लेट के ऊपर हमें टिम टिम तारे चमके, ब्राइट स्पॉट्स नजर आए। तो वो जो कुछ आने वाली चीज है, उसी कुछ आने वाली चीज को अब जो कि ये वाली जो रेस थी वो कैथोड से निकल रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, तो इन रेस का नाम रख दिया कैथोड रेस। ओके, तो क्या रख दिया बच्चा इन रेस का नाम? इन रेस का नाम रख दिया कैथोड रेस। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसने आपके पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर दी कि मतलब कोई नेगेटिव चार्ज का कुछ है। अब वो कैसे पता चला वो भी आगे बताऊंगी, कि मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कवरी है, ठीक है, आपका कैथोड रेस किसकी डिस्कवरी की तरफ इशारा करती है? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की तरफ इशारा करती है। और वो कैसे हुआ? तो एक कांच की नली थी, ठीक है, उसके अंदर से एयर को निकाला, उसका इवैक्यूएशन किया, उसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया, लो प्रेशर पर उसके अंदर एक गैस डाली गई, उसको कहा कि तुम आराम से घूमो फिरो, और फिर बेचारी को एकदम से करंट लगा दिया, बहुत हाई वोल्टेज दी। उसके बाद जो गैस के एटम्स थे वो टूट गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया और पॉजिटिव चार्ज का गैस पार्टिकल हमारे पास रह गया। वो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होकर जैसे ही वोल्टेज लगी, कैथोड से एनोड की तरफ गए। अब ये पता लगाने के लिए कि वो गए तो एनोड के अंदर झक्के कर दिए, ठीक है, और वो उन होल्स से निकलकर पीछे जो प्लेट लगी थी जिंक सल्फाइड की, जो कि कैसा था, एक चमकीला पदार्थ था कि उसके ऊपर अगर कुछ भी स्ट्राइक करता है तो हमें जो है वहां पर स्पॉट नजर आए, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ कुछ है जो यहाँ पर आकर स्ट्राइक हुआ। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पर हमारे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। इसका मतलब ये जो तथ्य हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, है ना, बुद्धुओं की तरह, बुद्धिजीवों की बातें जो हमने मान ली थी 400 BC वालों की, कि भाई जो हमारा एटम है उसको तोड़ वोड़ नहीं सकते, तो वो तो टूट गया, है ना, करंट दिया तो अच्छा टेररिस्ट टूट जाते हैं, ठीक है, 3rd डिग्री से, तो इसकी क्या मजाल थी, ये भी बेचारा टूट गया, ठीक है। और टूटने के बाद हमारे पास आया हमारा पहला सब एटॉमिक पार्टिकल। अब रिजल्ट्स क्या कहते हैं उसको समझते हैं। तो कैथोड रेज बच्चा कैथोड से स्टार्ट हुई, एनोड की तरफ गई, इसने तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं की, हमने देखा एक्सपेरिमेंट में। दूसरी बात कहता है कि ये रेज खुद से विजिबल नहीं होती, इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें बहुत सारे मटीरियल्स की जरूरत पड़ती है, फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटीरियल्स की जरूरत पड़ती है, जो ग्लो करे अगर उनके ऊपर कोई मटेरियल गिरता है, मतलब जो चमके अगर उनके ऊपर कोई मटेरियल जो है कुछ भी अगर उनको स्ट्राइक करता है। जैसे कि आपकी जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स होती है वो कैथोड रे ट्यूब्स होती है। जो टेलीविजन पिक्चर जो आती है आपकी टीवी की स्क्रीन पे, वो इसी वजह से आती है कि फ्लोरेसेंस होता है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जो कोटेड होती है कुछ फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। तो इसको आप वहां से रिलेट कर सकते हैं कि टीवी की स्क्रीन पर आने वाली पिक्चर भी यहाँ पर फ्लोरेसेंस की वजह से ही होती है, वहां पर भी एक कोटिंग बैकग्राउंड में की गई है फ्लोरेसेंट मटेरियल की। नेक्स्ट जो चीज आती है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जब इनके ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर इन रेस के ऊपर ना लगाया जाए तो बेटा ये बिल्कुल सीधी रहती है, ठीक है, कोई भी गलत काम नहीं करती, बिल्कुल एकदम सीधी डायरेक्शन में ऐसे 90 डिग्री ऐसे चलती है। ओके, आगे बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब इनके अंदर क्या लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, तो फिर ये जो रेज है ये क्या करती है, गड़बड़ करने लगती है। अब गड़बड़ कैसे करने लगती है, तो हम अब ये पता करना चाह रहे हैं कि हमने कुछ नया तो निकाल लिया, एटम को तोड़कर कुछ आ गया। अब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भाई ये है क्या, इसका बिहेवियर किसके जैसा है, वो ये स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें तो पता है कि वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब वो पता चल चुकी है चीजें, लेकिन उस वक्त तो नहीं पता थी ना, उस वक्त तो उनको पता करना था कि क्या है, किसके जैसा है। तो इनका बिहेवियर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देखा गया तो ये बेटा एक नेगेटिव पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रही थी। किसके जैसा पार्टिकल कर रही थी, किसके जैसा बिहेव कर रही थी, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रही थी। सो कैथोड रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहां से हमें ये चीज पता चली और पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास आया, दैट इज इलेक्ट्रॉन।
अगली चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैथोड रेज के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के, वो डिपेंड नहीं करते मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड के ऊपर। भाई नहीं डिपेंड करेगा कि टेररिस्ट जो है हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, अमेरिका का है, यूके का है, करंट लगाओ सब बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इस ये वाला पॉइंट कहता है कि आपने कौन सी गैस ली, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का कि कैथोड रेज उसमें से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, या फिर ये जो पार्टिकल जो आपको मिला ये कैसा मिलेगा, सबके केस में सेम ही मिलेगा। सबको वही टॉर्चर दो, सब वही बक बक करके अपनी सारी बातें बता देते हैं। मतलब मेन मोटो जो सबका है वो क्राइम फैलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो है बेटा कहानी इनकी वो यही है कि आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर, गैस की टाइप के ऊपर, गैस की प्रवृत्ति के ऊपर कोई लेना देना नहीं है इन पार्टिकल्स को। चाहे आप वहां पे हाइड्रोजन डालो, क्लोरीन डालो, मतलब शक्ल देखकर टीका नहीं लगाया, जो आ जाएगा करंट को कोई लेना देना नहीं है, उसकी किसी से कोई यारी दोस्ती नहीं है, ठीक है। सबको करंट लगाएगा बराबर से और सब जो है कैथोड रेज एमिट करेंगे। ओके, अगली जो चीज आती है, वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दी एटम्स। तो ये जो है हमारे पास हमारी कंक्लूडिंग लाइन आ गई इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो एटम है उसका एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो एटम के अंदर उपस्थित होगा, ना सिर्फ उपस्थित होगा, मतलब उसका एक अहम रोल है। कि जैसे कि आपके जो है सदन में, ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्लियामेंट में जो है बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप सबको पता है, ठीक है, कि मोदी जी के काफी क्लोज कौन है ना, तो उसी तरीके से, ठीक है, तो ये जो है क्लोज वाले प्राणी है, तो एटम के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में इनको जो है कंसीडर किया गया। तो हमें हमारा पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मिल चुका है बच्चा, दैट इज इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से निकाला। कैसे निकाला मैंने आपको समझाया। आगे आता है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता कर लिया, अब हम E/me के बारे में पता करना चाहते हैं। E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिनोट कर रहा है, me यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। इसके लिए फिर अब तो जो है क्या हो गई, होड़ छिड़ गई। अब एक इंसान ने आके कुछ बता दिया, नया एक्सपेरिमेंट, नई बात कह दी, तो बाकी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई। अब हर इंसान उस फील्ड में काम करने लगा कि इसको या तो इसको गलत प्रूव करेंगे या फिर हम भी इस रेस में आगे जो है बढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक इंसान फेमस हो जाता है कोई काम करके, तो बहुत सारे लोग आते हैं उसको क्रिटिसाइज करने की, चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले, इसके बहाने हमें भी 4 लोग जानने लग जाएंगे। वही सेम कहानी यहाँ पर है, ठीक है। आए 1897 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन, और इन्होंने मेजर किया रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने ऊपर लिखा। कैसे किया? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि मैम ये क्या है, ठीक है। ये है बेटा कि मान लो आपका ये कैथोड रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ऐसे सीधी रेखा में ट्रेवल कर रही है। अब उसका E/me मेजर करना चाहते हैं, कौन मेजर करना चाहते हैं? जे थॉमसन जी, ठीक है। सो 1897 में जे थॉमसन उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया, जहां पर कैथोड रेस को कैसे रखा कि वो अपने किसी रास्ते में घूम रही है, ठीक है, चल रही है, मतलब उसके 90 डिग्री पर क्या लगाया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। और उसके, है ना, मतलब आप इसको ना 3D में इमेजिन कर सकते हो, ऐसे 3D में, एक तरफ एक्स एक्सिस है, एक तरफ आपका वाई एक्सिस है, एक तरफ आपका जेड एक्सिस है। मान लो वो आपका जो है इधर घूम रही है, तो उसके 90 डिग्री पर आपने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और उसके, है ना, और उसके पाथ के 90 डिग्री पे आपने मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो ऐसे सीधा सीधा बेचारी घूम रही थी। अब इसको 2D में दिखा नहीं सकते, आप इमेजिन करो, एक ऐसे जो है कैथोड रे जा रही थी, ठीक है, अब उसके 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ठीक है, और इसी के और उसके वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, दोनों के 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम 2D में ऐसे दिखा देते हैं कि मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो दूसरा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे लगे, ठीक है। तो मतलब जो उसका रास्ता है जिसमें आपकी कैथोड रेज, ठीक है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जिसमें आपकी कैथोड रेज ट्रैवल कर रही है, उस रास्ते के जिस पाथ पर वो ट्रैवल कर रही है उसके 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उसके 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और ये तीनों, उसका जो पाथ ऑफ ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों आपस में 90-90 डिग्री पर है। ओके, और ऐसा सेटअप किया, ठीक है,
ऐसा मतलब ये इनको लगाकर ये चीज स्टडी की गई, उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो। अब कैसे किया गया उसको आगे देखते हैं। जब बस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया बच्चा, तो ये मैंने आपको इस लाइन का मतलब समझाया, ठीक है। पता है आपका जो जेई एडवांस के भी क्वेश्चन देखोगे ना, प्योर एनसीईआरटी से आता है, बिल्कुल एनसीईआरटी। मैं मेंस की बात नहीं कर रही, एडवांस की, ठीक है। एडवांस के सवाल भी एनसीईआरटी में से आते हैं। बस बात इतनी है कि आपने वो एनसीईआरटी रीड जरूर किया, बट आपने वो एनसीईआरटी समझी नहीं है। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को एक एक, इवन जो है ना पन्ने के नीचे छोटे छोटे लिख देते हैं ना टिंगे टिंगे से, वो भी आपको समझने होता है। साइड में जो कलरफुल बॉक्स होते हैं वो भी समझने होते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ ले, एक भी सवाल पेपर में आपसे गलत नहीं होगा, एक भी सवाल। कुछ कुछ चीजें होती है एडवांस में जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ानी होती है बच्चे को, अदरवाइज बच्चा एनसीईआरटी को ही दिमाग में रख के पेपर बनाया जाता है। मेंस का तो पूरा एनसीईआरटी में से आता है। एडवांस में चलो मैं मानती हूँ कि कुछ कुछ चीजें बच्चे को लेवल ऊपर लेकर जाना होता है, ठीक है। चलो इधर, हाँ बेटा बिल्कुल जेई की तैयारी करा रहे, इधर आ जाइए। सो अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट करते हैं अपने रास्ते से और कैथोड रे ट्यूब को पॉइंट ए पे हिट करते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर आ जाइए। तो कैसे, किस तरीके से क्या स्टडी किया गया, तो यहां से देखो, ये जो है आपका सोर्स है जहां से ये कैथोड है, जहां से ये रेज जा रही है, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये देखो एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है, और यहां पर अपोजिट चार्ज की प्लेट्स रख दी, आपको ये दिखाने के लिए कि इस रास्ते से, रेड वाले रास्ते से आपकी कैथोड रे ट्यूब्स जा रही है, उसके 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है और उसके 90 डिग्री पर ये देखो मैग्नेट लगा दिया है, होर्सो मैग्नेट, आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा है। तो अब वो आपको बता रहा है कि एबीसी कब कब आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। अगर आप यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो फिर ये बिल्कुल सीधी सीधी जाती है बी के ऊपर, या फिर आप लगाते हैं और उनको बैलेंस करते हैं तो भी आप उसको जो है, आपकी कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और ये जो आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन यहाँ पर लगी है, जैसे चमकीली वहां लगाई थी वैसे ही, तो इसके ऊपर पॉइंट बी के ऊपर जाएंगी। अगर यहाँ पर बच्चा आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आपको जो है पॉइंट ए, जो कि आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा था, वहां आपको जो है वो वहां जाकर कैथोड रेज आपका टकराएगी। और अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो आपकी कैथोड रेज पॉइंट सी के ऊपर जाकर टकराती है। तो केयरफुली अगर हम बैलेंस करें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम ऐसा भी पॉसिबल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम उसी रास्ते में ले आए जैसे वो सीधा ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब जो बीच वाला जो पॉइंट बी है, अगर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ना रखोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो सीधी सीधी चलेगी, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो कैथोड रे अपना सीधा जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो अपने रास्ते से इधर की तरफ चली जाएगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो अपने रास्ते से इधर की तरफ चली जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है, अगर उसको भी आप बैलेंस करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ही वो सीधी। बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पहले फिजिकल केमिस्ट्री को जाना जाता था किस चीज के लिए, कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है न्यूमेरिकल, है ना, कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन अब अगर आप अपना पिछले 2-3 साल से देखोगे ना पेपर्स उठा के, तो आपके जेई में जो सवाल है वो फिजिकल केमिस्ट्री से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, इनमें से, इन 4 में से बताओ कैथोड रे ट्यूब के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, या फिर कौन सा उसका रिजल्ट नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए आपको थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये दिमाग में बिठाया हुआ है ना कि फिजिकल का मतलब कि मुझे न्यूमेरिकल आएगा, नहीं, क्योंकि आप पेपर का पैटर्न बदल रहा है, अब वो थ्योरी में से चीजें पूछता है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें इतनी बारीकी से, इतने आराम आराम से करा रही हूं, क्योंकि यहां से सवाल बनाता है। वो पूछ लेगा आपसे कैथोड रे ट्यूब्स के बारे में 4 बातें लिखेगा, बोलेगा विच वन इज इनकरेक्ट, बताओ इसमें से गलत कौन सी है। अब आपने अगर इनको जल्दी जल्दी पन्ने पलट के जो है कर दिया होगा इनका समापन पढ़ते टाइम, तो वहां पर आपके हो जाएंगे, है ना, तोते उड़ जाएंगे आपके कि ये क्या पूछ लिया, है ना, ये ऐसे कोई पूछता है। अब वहां पर आप किसी को बोल तो सकते नहीं कि ऐसे कोई पूछता है क्या, अब वहां तो पूछ लिया, तो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो चलो भाई आगे, ठीक है। आपके और है, आपके भाई बंधु बहुत जो लगे हैं तैयारी में ना, क्योंकि मिलनी है 8000 लोगों को सीट और नंबर तो बहुत सारा है ना पेपर देने वाला। तो इसीलिए इन चीजों को इतना ध्यान से मैं बता रही हूँ आपको, थ्योरेटिकल चीजें, क्योंकि ये आपको लगता है ऐसा कि ये कुछ काम की नहीं है, क्या करे, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इनको कौन पढ़ाता है, लेकिन बेटा
बेटा यहाँ से क्वेश्चंस बनाता है, इसीलिए मैं एक एक चीज एक एक वर्ड को आपको समझा रही हूँ। और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का फायदा यह है कि लेंथी जरूर है, लेकिन बेटा इसका सवाल बिल्कुल टू द पॉइंट है, मतलब आपको बहुत ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना होता इस, चाहे एडवांस की बात करो मेंस की बात करो। जब मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। बट अगर चैप्टर को समझा होगा, अगर चैप्टर को सिर्फ रीड किया होगा, क्रैम किया होगा, या फिर चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि हाँ ये वाली तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, बस ये कर लेता हूं, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अगर चैप्टर की हर एक चीज को समझा होगा तो जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी किताब से बाहर नहीं आता पेपर में। ओके, इधर आ जाओ। तो अब बेटा क्या हुआ, अगर इन दोनों को मेंटेन भी कर लो ना, आप बैलेंस भी कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, तब भी आप क्या कर सकते हैं, उस स्क्रीन को पॉइंट बी पर आपकी कैथोड रेज हिट कर सकती है, वहां पर जाकर टकरा सकती है। क्लियर मेरी बात? आगे देखो, थॉमसन ने आर्ग्यू किया कि अमाउंट ऑफ डेविएशन जो है पार्टिकल्स का उनके पाथ से इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो किस किस बात पर डिपेंड करता है, कि ये कितना अपने रास्ते से डेविएट कर रही है, ये किस किस बात पर डिपेंडेंट है ये चीज। तो इसके बारे में जो है थॉमसन ने बातें बताई। क्या क्या बताया, कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उस पार्टिकल के ऊपर, उतना ही ज्यादा, ठीक है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड greater will be the interaction with electric और magnetic field and greater is the deflection। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ मनी आपके पास होगा, उतना ही ज्यादा शरारतें आप करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ मम्मी 10 रुपए देती है, जब आप ट्यूशन के लिए निकलते हैं तो 10 रुपए में पता है रिक्शा का किराया 10 रुपए ही लगता है, 5 यहाँ उतार देगा, थोड़ी देर बाद में सीधा जाओगे सीधे आओगे। अगर मम्मी 500 रुपए देती है तो फिर ऐसे ना सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम जो है सीधे जाएं सीधे आए ट्यूशन से, उसके बाद तो हम जाएंगे ट्यूशन पे, है ना, 500 रुपए तो खर्च करने, कैसे न कैसे थोड़ा टोरा वोरा भी दिखाना है कि मैं इतना अमीर हूँ, है ना, और दोस्तों को वहाँ पे बाहर जो है खिलाएंगे पेटीज वेटीज, थोड़ा शो ऑफ करेंगे, थोड़ी लड़कियां इंप्रेस करेंगे कि हाँ भाई ये तो बड़ा ही है ना, बड़ा रिच बंदा है। तो ये भी ऐसा ही है, इनकी भी कहानी। तो इनका भी बच्चा क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उसको दिखाता है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज तो फिर वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को भी ज्यादा हाई हेलो करता है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को वो जितना ज्यादा हाई हेलो करेगा उतना ज्यादा अपने रास्ते से भटकेगा। तो आप भी जितना ज्यादा, है ना, वहां पर हाई हेलो करेंगे क्लासरूम में, उतना ज्यादा आप अपने रास्ते से, रास्ता है आपका जेई को क्रैक करना, जितना ज्यादा आपका इंटरेक्शन वहां बढ़ गया उतना ज्यादा आप अपने रास्ते से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल फुल चैप्टर डेप्थ में होगा, मेरे साथ जो भी पढ़ोगे बिल्कुल फुल चैप्टर डेप्थ में होगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। ओके, इधर आ जाओ। तो बेटे जितना ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को करता है हाई हेलो, और उतना ही ज्यादा अपने रास्ते से भटक जाता है, मतलब उतनी ज्यादा हो जाती है डिफ्लेक्शन। सेकंड चीज आती है मास ऑफ द पार्टिकल, तो लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। अब ये भी आपको पता है, जितना ज्यादा हल्का पार्टिकल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब अब बेचारा कोई मोटा ताजा आदमी है, सोच कर देखो, कोई मोटा ताजा आदमी है जिसका वजन बेचारे का खुद का ही 150 किलो है, अब वो चलेगा तो कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, आराम आराम से जाएगा, ठीक है। अब जो कोई बहुत ही पतला है, कोई 30-35 किलो का है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर रास्ते पे उनको सीधा सीधा जाना है, तो जो मोटा ताजा वो तो बेचारा आराम आराम से ऐसे चलेगा इतनी स्पीड के साथ, और जो पतला है वो क्या करेगा, वो घूमता फिरता चलेगा, ठीक है, वो कभी इधर छलांग मारेगा, कभी उधर छलांग मारेगा, है ना, कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन की तरह इधर ऐसे ना इधर उधर टांग मारता हुआ चलेगा। तो वही सेम कहानी इनके साथ है, ठीक है। मैं आपको ये चीजें एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैम क्यों दे रही हूँ, मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि इन एग्जांपल से आप इन चीजों को कनेक्ट करके याद रख सको, और वहां पर थ्योरेटिकल सवाल आता है तो आपका गलत ना हो बच्चा, क्योंकि ऐसे तो रीड तो आप पता नहीं इनको कितनी बार कर चुके, बट ये चीजें आपको याद नहीं रहती, क्योंकि वहां पर आपके पास इतना समुद्र जितना सिलेबस हो जाता है, ये चीजें कनेक्टेड नहीं रहती। अगर ये एग्जाम्पल्स याद रह गए तो आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा मैम ने ये बोला था, है ना। तो ये वाली चीज है बेटा, मास ऑफ द पार्टिकल, तो जितना ज्यादा लाइट होगा आपका पार्टिकल, हल्का होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब अगला सवाल आता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत है ना,
ठीक है, जहां पर हाय हेलो के इंटरेक्शन की वजह से आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, अपने गोल से, तो वो जितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की, ठीक है, जितनी ज्यादा इगोइस्टिक लड़की, जितना ज्यादा, ठीक है, वो टैंट्रम्स करने वाली, ड्रामा वाली लड़की, जितना ज्यादा वो एटीट्यूड दिखाती है, जितना ज्यादा वो किसी से बात नहीं करती, उतना ही ज्यादा आपका झुकाव उसकी तरफ होता है। और ये सत्य है, ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमारे लिए मिस्ट्री बन जाती है उसमें हमें बहुत इंटरेस्ट होता है। तो यहां पर भी यही सेम चीज। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की ओरिजिनल पाथ से उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर मेरी बात? बोलो बेटा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे वो जितना ज्यादा, ठीक है, भगवान ने उसको बनाया है, इंटेलिजेंट भी है, बहुत स्मार्ट भी है, ईगो वाली भी है, बहुत मतलब है ना, सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, तो बेटा फिर आपका भी जो है अपने सही रास्ते से डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। एक तो पहले ही आप जो है थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक चुके हैं और इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर इतनी सारी चीजें हावी हो रही है, ठीक है, तो फिर आपका जो है डिफ्लेक्शन ओरिजिनल पाथ से इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स या फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो स्टोरी सुनाई है, जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, इस पूरे चैप्टर को मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी। ये चैप्टर बच्चों का सिरदर्द होता है क्योंकि इतना थ्योरेटिकल है, इतने एक्सपेरिमेंट्स है कि बच्चे इसको है ना बिल्कुल बैकलॉग्स में रखते हैं कि लास्ट में जब बिल्कुल ऐसा आ जाता है ना कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, तो ही इसको खोलते हैं। तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसकी थ्योरी को बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से समझाया जाए कि ताकि आप लोग इसको लंबे वक्त तक रिटेन रख सके माइंड में। आगे आ जाओ बेटा। सो उन्होंने जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जिसके हिसाब से उन्होंने ये पता लगाया कि डिफ्लेक्शन आपका कितना ज्यादा है, ठीक है, अपने गोल से। सो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो थॉमसन ने उसी हिसाब से, उस डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये वैल्यू बता दी। ये वैल्यू कहती है E/me आपका बराबर होगा 1.75 इंटू 10 kg। एक और चीज, फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे कोई नंबर आए चाहे कोई वैल्यू आए, कभी भी उसकी आगे की चीज को याद मत करना, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा उसको उसकी यूनिट के साथ याद करना, हमेशा उसको उसकी यूनिट के साथ याद रखना, ठीक है। यूनिट के साथ रखोगे तो आधी से ज्यादा चीजें आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगी, ठीक है। और इस चैप्टर के लिए एक मैं छोटी सी वीडियो और भी लेकर आऊंगी जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो रिकॉर्डेड ही आपको मिले। उस वीडियो में बच्चा मैं कुछ कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपको बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अगर आप पेपर में वो करते रहोगे बहुत टाइम खपेगा। तो मैं कुछ ऐसी कैलकुलेशंस आपको बताऊंगी एक छोटी सी वीडियो में 2-4 मिनट की, कि इन कैलकुलेशंस को आप मेमोराइज कर सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज बताऊंगी जिससे आपका जो कैलकुलेटिव वाला जो पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो थोड़ा सा कम समय में हो पाए और आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच पाए। ओके, आगे आ जाओ। यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर me आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि केजी में है, और जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है बच्चा इलेक्ट्रॉन का, वो कूलम्ब में है। इसी वजह से इसका कूलम्ब पर केजी में आपको यूनिट देखने को मिला है। अगली चीज आती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब E/me को जे थॉमसन ने निकाल दिया, वो एक्सपेरिमेंट बताया, डिफ्लेक्शन बताया, सारी कहानी बताई, हमने समझ ली। अब मिलिकन आया, मिलिकन आया। अब वो किसके बारे में बताना चाहता है? अब वो चार्ज के बारे में बताना चाहता है। आपको E/me के बारे में बता दिया, ठीक है। अब वो आपको फाइंड आउट कराना चाहता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1868 से 1953 तक है ना, ये मतलब चले उनके एक्सपेरिमेंट्स इस दौरान, और उन्होंने एक जो है किया बच्चा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन्स का क्या निकाल सके, चार्ज निकाल सके। और कितना आया चार्ज, वो आपके काम की बात है, वो आया -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू चार्ज के ये है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की हम पढ़ते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया था बच्चा, वो क्या था? अब देखो, ये वाली जो वैल्यू थी E/me,
इसको किसने बता दिया? थॉमसन ने बता दिया। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को करके, ठीक है, इसकी वैल्यू को किसने बता दिया? इसकी वैल्यू को हमें मिलिकन ने बता दिया। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके अगर E को आप E अपॉन ME, अब आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो बेचा ME निकल जाएगा। तो इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां से फाइंड आउट कर लिया एंड दैट इज कमिंग आउट 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। कितना आ रहा है? 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये आपका एक्सपेरिमेंट था, एपरेटस था, जिससे आपने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला। अगली चीज जो आती है वो आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपका इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल के डिस्कवरी हो गई, उस नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल की पूरी जन्म कुंडली निकाल दी। अलग अलग लोग आए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है, कैसा उसका नेचर है, मतलब वो नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे पता चला, ये सारी उसके बारे में जन्म कुंडली जो है हमने कर ली। ठीक है, सारी बातें सही हो गई। अब अगली जो चीज आती है वो आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। अब अगला एक्सपेरिमेंट आता है जो आपको एक्सप्लेन करेगा अगली किरणों के बारे में, और अगली किरणों का नाम है कैनाल रेज। तो पहली बात तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये जिस बंदे ने किया ना, ठीक है, उसने कुछ भी नया नहीं किया। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, उसने पहले वाले का ही सारा काम, पहले वाले का ही था, सब कुछ उस पहले वाले ने कर दिया, बस वो अपनी कोई चीज पीछे भूल गया था, ठीक है, बताना, उसको इसने बता दिया, उसको इसने बता दिया। ठीक है, बस इतना किया। ये कुछ ऐसा हुआ कि टारगेट था, ठीक है, 2020 के मैच में, ठीक है, 300 का, ठीक है, 300 के टारगेट में 150-200 रन कोई पहले बनाकर चला गया और लास्ट में एक ने शतक मार दिया और बस उस शतक वाले के गुणगान होने लगे कि भाई इसने जिता दिया। ठीक है, पीछे वाले का कंट्रीब्यूशन गया कि भाई उसने तो वो किया था ना। ठीक है, यही हुआ बेटा यहाँ पर भी जो आपका कैथोड रे ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट था, अब उस एक्सपेरिमेंट को याद करो, मैंने आपको क्या कहा था, उसमें जब हमने गैस ली थी उसके अंदर क्या थे? एटम्स थे। अब जैसे मान लो मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, तो मैंने आपको बोला था कि बच्चा जब यहाँ पर इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आता है और उस इलेक्ट्रॉन के साथ कौन आते हैं? ये आते हैं। ऐसा ही हुआ था ना, ऐसा ही हुआ था। एक पॉजिटिव चार्ज का जो है आपका गैस पार्टिकल बना था और उसके साथ इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन तो आपके कैथोड से एनोड ट्रैवल कर गए और उन इलेक्ट्रॉन्स की कहानी हमने पढ़ ली, लेकिन वहां पर एक और चीज जनरेट हुई थी और वो हुई थी आपका ये पॉजिटिव चार्ज गैस का पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज जो गैस का पार्टिकल जनरेट हुआ था, इसी ने कैनाल रेस की डिस्कवरी की। तो सबसे पहली बात तो ये कि कैनाल रेस किसको रिप्रेजेंट करती है, पहला सवाल तो यही आता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कैनाल रेस का मतलब है प्रोटॉन, नहीं, कैनाल रेस का मतलब प्रोटॉन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैनाल रेस का मतलब है गैस का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल। ओके, वो कोई भी XYZ गैस हो सकते हैं, वो क्लोरीन भी हो सकते हैं, फ्लोरीन भी हो सकते हैं, अमोनिया भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है गैस। गैस का जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना है, दैट इज योर कैनाल रेस। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है तो फिर मैम प्रोटॉन कहां से आया? प्रोटॉन तब आया जब हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस को लेते हैं। प्रोटॉन इसको हम तब बोलेंगे, कैनाल रेस प्रोटॉन तब होगी जब आपने उस ट्यूब के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को लिया है। जब आपने हाइड्रोजन गैस को लिया है उस वक्त आपके पास जनरेट होता है H पॉजिटिव, और तब आप उसको बोलते हैं प्रोटॉन, जो कि आपका लाइटेस्ट पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज है उसका, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि कैनाल रेज डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोटॉन। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। दूसरी बात, आपको इस चीज का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, तो फिर प्रोटॉन आता कब है? तो जब हाइड्रोजन गैस को लेते हैं उस ट्यूब के अंदर, तब आता है प्रोटॉन। कब आता है? जब हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तब हमारे पास H+ आएगा, तब वो गैस इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इलेक्ट्रॉन और H2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, तब हमारे पास वहां पर प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, तब हम कैनाल रेस को कहेंगे प्रोटॉन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे देखो बेटा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के। एग्जैक्टली हुआ क्या? ठीक है, अब क्या हुआ? अब बेटा वही सेम चीज है, जैसे थोड़ा सा चलता है पीछे, उसी के पास देखो वही सेम कहानी है, सब कुछ वही सेम है, वही कांच की नली है, वही लो प्रेशर है, वही हाई वोल्टेज है, वही गैस है, वही पूरा सेटअप है। बस अब थोड़ा सा जो है एक साइंटिस्ट को लगा कि भाई इधर के तरफ जो है क्या कर दिए,
इधर की तरफ परफोरेशन कर दिया, छलनी जैसा बना दिया। एक बार इधर की तरफ भी करके देख लेते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं जो यहां से यहां जा रहा हो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो यहां से यहां जा रहा हो। बस इतना भर दिमाग उस नए साइंटिस्ट ने लगाया और कैनाल रेज की डिस्कवरी हो गई। और इतने भर दिमाग से ही उसने क्या प्रूव कर दिया कि यहां पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है एटम के अंदर। प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। कैसे? इसको बेटा एज इट इज रखा, अब जो यहाँ पर चमकीली प्लेट है उसको इधर ले आए, ठीक है। कैनाल रेज के एक्सपेरिमेंट में सेम सेटअप, सब कुछ सेम, ठीक है। इसको सीधा सीधा रखा इलेक्ट्रोड को, इस वाले इलेक्ट्रोड को छलनी जैसा बनाया। ये जो ZnS की प्लेट है इसको इधर लगाया, इसको इधर लगाया और फिर हाई वोल्टेज दी गई। और जब बच्चा हाई वोल्टेज दी गई तो ये चीज पता चली, क्या पता चली कि यहां से कुछ किरणें निकली, कुछ रेज निकली इधर से। और वो रेज निकलकर अब जब इसको छलनी जैसा बनाया तो यहाँ पर पीछे स्क्रीन पर क्या नजर आए? ब्राइट स्पॉट्स नजर आए। तो जिन्होंने कंफर्म कर दिया किसके बारे में? कैनाल रेस के बारे में। तो सेम एक्सपेरिमेंट, सेम सिचुएशन, जस्ट आपको रिवर्स करना है। जो इलेक्ट्रोड है, छलनी जिसको बनाना है, वो अब किसको बनाना है? इधर वाले को, कैथोड को छलनी बनाना है। जो आपने ये प्लेट लगाई है इधर चमकने वाली, कि उसके ऊपर अगर कोई मटेरियल गिरता है तो आपको स्पॉट नजर आए, सो दैट यू कैन, है ना, मतलब पता कर सको, आप ये चीज इमेजिन कर सको कि हाँ कुछ तो उसके ऊपर आया है। तो उसको इधर बच्चा, उस प्लेट को इधर लगाया गया, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हाँ कोई पार्टिकल है जो यहां से इधर की तरफ भी ट्रैवल करता है। और ये जो रेज है जो आपकी एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करी, इसी को बच्चा हम कैनाल रेज कहते हैं। अब समझते हैं उनके बारे में, जो कि वहां पर आपको थ्योरेटिकल में मिलेगा क्या क्या चीजें हैं। ये देखो, अब अनलाइक कैथोड रेज, पहला देखो, पहला पॉइंट समझना, अनलाइक कैथोड रेज। अनलाइक का मतलब कैथोड रेज जैसी नहीं है, ठीक है। कैथोड रेज के केस में क्या कहानी कही थी? कैथोड रेज के केस में कहा था चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे फ्लोरीन ले लो, चाहे XYZ कोई भी ले लो, अगर उसको वोल्टेज दे दिया, अगर उसको जो है आपने करंट लगा दिया तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर देगी। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर नेचर, वहां पर नेचर ऑफ गैस का कोई रोल नहीं था। कोई गैस लो, इलेक्ट्रॉन मिलना ही मिलना है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपका अनलाइक कैथोड रेज, जो मास है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। बेटा ऑब्वियस सी बात है, आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो सोचो, गैस का पॉजिटिव पार्टिकल है। अब अगर गैस Cl2 पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है भारी होगा, H2 पॉजिटिव होगा तो हल्का होगा, ठीक है। अगर कोई और XYZ गैस ले ली, अमोनिया का पॉजिटिव है तो उसका कुछ और मास होगा। तो यहाँ पर तो नेचर डिपेंडेंट होगा ही होगा, क्योंकि गैस के पॉजिटिव पार्टिकल की बात हो रही है। वहां पे इलेक्ट्रॉन की बात थी तो वहां पे गैस का कोई लेना देना नहीं था। ये तो गैस का पॉजिटिव पार्टिकल है, तो आपका नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस डाल रहे हो, इस पे तो आपका पता, उस चीज का डिपेंडेंस होगा। अगली जो चीज आती है, सो दीज आर सिंपली दी पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। ये आपके Cl2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ऐसे ऐसे जो है प्राणी है। ओके, अगली चीज, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। जिस गैस से ये ओरिजिनेट होते हैं, जिस गैस से निकलती है ये रेज, ठीक है, ये पार्टिकल्स, तो चार्ज टू मास रेशियो जो है वो उसी के ऊपर निर्भर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर गैस आपकी भारी हुई तो जो E/mE की वैल्यू है वो बेटा कम हो जाएगी। अगर गैस आपकी हल्की है, हाइड्रोजन जैसी, तो आपकी E/mE की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मास ऑफ गैस जो है वो यहाँ पर आपका काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। चार्ज अपॉन मास, मैंने E/mE से कंपेयर किया, तो यहाँ पर आप, ये आपका गैस का पॉजिटिव पार्टिकल है, तो उसका चार्ज अपॉन मास अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, गैस अगर आपकी भारी गैस है तो वो आपका जो रेशियो है वो कम आएगा। अगर आपकी गैस यहाँ पर हल्की वाली गैस है तो जो आपका रेशियो है वो बच्चा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ओके, इधर आ जाओ। Some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge। बिल्कुल हो सकता है, अगर जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो उसके अंदर सिर्फ जो है एक ही प्रोटॉन है। अगर मैं बात करूं Cl2 की तो भाई उसका तो 17 होता है ना, और Cl2 बन गई तो 17 और 17 34। तो चार्ज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पर डिपेंड करेगा, जो कि टाइप ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। बिहेवियर जो है इन पार्टिकल्स का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट होता है
टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। इनका जो बिहेवियर है बच्चों, ठीक है, इन पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपोजिट होता है कैथोड रेज के। अब होना भी चाहिए क्योंकि कैथोड रेज आपकी नेगेटिव चार्ज थी। यहां पर जब आप हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो आपका प्रोटॉन जनरेट होता है, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, और अपोजिट चार्जेस का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये देखो ऐसी बड़ी बड़ी बातों को ऐसे छोटी छोटी लाइनों में लिख देते हैं। उनका कहना है कि कैनाल रेस तो सभी है, लेकिन जब हाइड्रोजन को लिया गया तो जो स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो बना दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन कहते हैं। अब ये जो पार्टिकल है इसको 1919 में कैरेक्टराइज किया गया, ठीक है। और अब बाद में जो है, अब आपने एक नेगेटिव ढूंढ लिया, एक पॉजिटिव ढूंढ लिया। अब एक आपने ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है, एक आपने ऐसा इंसान ढूंढ लिया क्लास में जो बहुत ज्यादा जो है शरारतों में नंबर 1 है, ठीक है। तो अब बेटा जरूरत तो न्यूट्रल वाले की भी पड़ेगी। अरे बेटा है ना, बैक बेंचर्स होते हैं, है ना, फ्रंट सीटर्स होते हैं, लेकिन बेचारे मीडियम वाले भी तो होते हैं, ठीक है। सो मीडियम वाले, न्यूट्रल वाले, जो ना ज्यादा शरारती और ना ज्यादा पढ़ाकू, है ना। तो अब जरूरत उनकी भी पड़ने वाली है। तो उसके लिए आ गए चैडविक जी 1932 में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेरिलियम की एक पतली सी शीट ली। क्या ली? जैसे आपके घर में एल्यूमिनियम फॉइल में चपाती लपेटते हो, ऐसी ही शीट उन्होंने किसकी ली? बेरिलियम के लिए। किसके लिए बच्चा? बेरिलियम के लिए ऐसी शीट, और उसको स्ट्राइक कराया अल्फा पार्टिकल से। अब आपके पास आया अल्फा पार्टिकल। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होता है बच्चा, उसका मास बताया जाता है बच्चों को 4 AMU होता है, ठीक है। कैसे? क्यों? ये अल्फा पार्टिकल जो है बेटा, ये आपका हीलियम 2+ होता है। अब जो आपका हीलियम होता है उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब हीलियम में से चले जाए तो जो आपका हीलियम न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल, उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अब आपके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बच गए। इलेक्ट्रॉन का तो मास वैसे भी है ना के बराबर ही होता है। तो ये जो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का जो यहाँ पर मास है 4 AMU, ठीक है। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल का मास आप न्यूमेरिकल्स में 4 AMU यूज करते हैं। क्लियर? बोलो जरा, ठीक है। आ जाइए। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स वर एमिटेड। जो आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, ओके, अब उनका जो मास था, अब बेरिलियम के शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डाली, ये बहुत हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस होती है, ओके। जब इनको उस शीट के ऊपर डाला तो वहां से कोई पार्टिकल आपको मिला, और वो कैसा था? न्यूट्रल था। उसका ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और उसका जो वजन था वो थोड़ा सा ज्यादा रहा, किससे? पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन से। तो उनका नाम चैडविक ने दे दिया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की, वो आपको आगे यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हमने यहाँ से पता कर लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हमने कर ली। और ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हमारा 1.602 × 10⁻⁹। प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, ठीक है, उतना ही होगा, बस पॉजिटिव चार्ज होगा। जो न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज नहीं होगा। अगर मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने पीछे फाइंड आउट किया 9.11 × 10⁻31 है ना, कूलम पर केजी। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का तो वो आएगा बच्चा 1.67 × 10⁻27, ओके। ये आपका प्रोटॉन का मास आएगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास पता कर लिया, प्रोटॉन का मास पता कर लिया, और जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपके प्रोटॉन के मास से ही स्लाइटली ज्यादा होता है। कितना होता है? आपके प्रोटॉन के मास से स्लाइड, देखो ना, उसके पास में 1.67 × 10⁻27 kg आया, और आपके इलेक्ट्रॉन के में आता है 9.31 × 10⁻31 kg। तो आप देख पा रहे हो कि ये कितना जो है कम हल्का है, मतलब इसका वजन कितना कम है उसके कंपैरिजन में। और जो आपका न्यूट्रॉन का मास है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1.67 × 10⁻27 से थोड़ा सा ज्यादा होगा आपका किसका? न्यूट्रॉन का मास। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बोल दो फटाफट से, बोलो बेटा। चलिए, अब जो है इनको तो ढूंढ लिया,
ठीक है। अब इन बातों को है ना क्लास में हमने ढूंढ लिए, तीनों तरीके के बच्चे, इंटेलिजेंट वाले भी ढूंढ लिए और हमने जो है शरारती वाले भी ढूंढ लिए और हमने बीच वाले भी ढूंढ लिए जो ज्यादा शरारत नहीं करते और बहुत ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं है। लेकिन अब इन सबको साथ में रखा कैसे जाए, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब इनको तीन तीन अलग अलग नेचर के प्राणियों को एक साथ कैसे रखा जाए। मतलब एटम के अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाकी जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो इतने कम है, उनका इतना कम जो है फ्रैक्शन है कि हम उनको कंसिडर ही नहीं करते। अगर है ना बहुत सारे होते हैं, सबका पढ़ाएंगे तो पागल हो जाएंगे आप लोग। तो इसीलिए आप लोगों के जो है दिमाग में रखते हुए कि बच्चे इतना नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ 3 के बारे में ही पढ़ाते। ओके, सिर्फ 3 जो है वो ही आपको मिलते हैं। अब देखो, अब आई स्टोरी किसकी, कि जो मेजर प्रॉब्लम्स आई साइंटिस्ट के सामने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, वो आई टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि अब एटम को स्टेबल कैसे बनाया जाए। उसके अंदर 3 अलग अलग नेचर के प्राणी हैं, तो वो स्टेबल कैसे है, इस चीज को अब एक्सप्लेन कौन करे। अगली चीज आई टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, जो हम किसी के बारे में देख के बता दें, है ना, सामने वाले के बारे में आपने देख के बता दिया, उसकी हाइट इतनी है, कलर ऐसा है, ये है, वो है, ठीक है, आप उसके बारे में जो भी कमेंट कर सके। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जिसके बारे में बताने के लिए आपको उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है, कि आप उसको जस्ट वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आप उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, और जिस प्रॉपर्टी के बारे में बताने के लिए आपको अपने सब्सटेंस की आइडेंटिटी को बदलना पड़ जाए, मतलब आपको उसको कहीं झोंकना पड़ जाए, कहीं रिएक्शन करानी पड़ जाए, जैसे कि कंबस्टिबिलिटी है, जैसे कि आपको उसका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, अब ये चीजें तो तभी पता चलेगी ना जब उसकी किसी से रिएक्शन कराएंगे। तो जिन प्रॉपर्टीज के बारे में बताने के लिए रिएक्शन कराने की जरूरत पड़ जाए वो केमिकल है, और जिनके बारे में बताने के लिए जस्ट जैसा जिस फॉर्म में है उसी से देखकर बता दिया, ठीक है, इसका मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये सारा जो है आपका किस कैटेगरी में चला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में चला जाता है। तो है ना, इधर आ जाओ। अब बिहेवियर जो है एलिमेंट्स का इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कंपेयर करना अगला सवाल था। उससे अगला सवाल था टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। अलग अलग एटम्स मिलकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, पानी अलग है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है किसको, है ना, जब आग लगती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है, ठीक है, सपोर्ट करती है किसको, आग लगने को। और अगर आग लगी है तो बुझाना है तो वाटर को ले आते हैं जो कि उसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ऐसे ऐसे सवालों का जवाब कौन देगा कि ये जो बिहेवियर्स है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, और जब ये एलिमेंट्स कंबाइन करके कुछ नए नए बना रहे हैं तो इनका पैटर्न, इनका बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटम्स। अब जो एटम्स हैं वो बहुत सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है, और रिलीज भी कर सकते हैं, एमिट भी कर सकते हैं। तो इनके ओरिजिन और नेचर को ईएम वेव्स जो है आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है, इसको आप किस तरीके से इनको समझाएंगे, ये सारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस थे। और इनके जवाब देने के लिए फिर से हमारे पास आ गए और प्राणी, ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स आएंगे। इसके बाद हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो अपनी थ्योरीज को लेकर आएंगे, जो हमें ये बताएंगे कि एक पर्टिकुलर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम किस किस तरीके से रखते हैं, क्यों वो स्टेबल है। तो वो मतलब उन तीनों को एक साथ रखने के बारे में बात करेंगे, उन तीनों को एक साथ रखकर कैसे एटम में क्या कुछ हो रहा है उसका सारा डिस्क्रिप्शन आपको मॉडल्स में मिलने वाला है। उससे पहले एक बार इन तीनों के बारे में देख लो, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सिंबल यूज करता है, प्रोटॉन के लिए क्या, न्यूट्रॉन के लिए क्या, चार्ज क्या क्या है इनका, रिलेटिव चार्ज मतलब जो नंबर है उसी से सबको डिवाइड कर दिया, रिलेटिव, जैसे आप होल नंबर रेशियो निकालते हो ना जब एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी नंबर आता है सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही रिलेटिव चार्ज निकाला, -1 +1 0। इन नंबर से डील करना डिफिकल्ट था तो इसलिए हमने रिलेटिव चार्ज ले लिए -1, मतलब सबको इसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। मास इन केजी है ना, यू कैन सी, इलेक्ट्रॉन का ये है, बताया था अभी, प्रोटॉन का ये है और न्यूट्रॉन का ये। फिर आपने मास इन एएमयू निकाला, आप इसको एएमयू भी बोल सकते हैं
और यूनिफाई, है ना, ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया ढंग से बताऊंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और ये जो यू है आपका, ये अगर इस यूनिट में मास को निकालते हैं तो ये वैल्यूज होती है, और अप्रोक्सीमेटली मास कितना लेते हैं तो ये वैल्यूज होती है। इस टेबल को जरा एक बार देखो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ।